हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। आज लाइटिंग का सेटअप थोड़ा सा किया है हमने। अगर आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट है या ख़राब है या अच्छा है, जैसा भी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आजकल कमेंट बहुत कम हो गए हैं। क्या पढ़ाई करना छोड़ दिया है क्या? तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो ताकि अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। और आज हम लोगों ने लास्ट टाइम पर जितना भी केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हमारा चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसके आगे जो भी था तो फेस चेंज हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की। किसकी बात करेंगे? एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आप बोलेंगे भैया ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर आप हमको क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? तो इससे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ कि कल अगर हम लोगों ने बात की थी, जैसे ही नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स की डेंसिटी कैसी होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी कैसी होती है। कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है तो सब्सटेंस सेम है, लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर वो लिक्विड स्टेट में जाता है तो उसकी डेंसिटी कुछ कम हो जाती है, और गैसियस स्टेट में जाता है तो डेंसिटी और कम हो जाती है। तो इस तरह से होता है ना। लेकिन वाटर में थोड़ा सा अलग बिहेवियर करता है। वाटर जो है, जो नॉर्मल बिहेवियर है कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी और टेम्परेचर घटाने पे डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, ऐसा होता है कोई भी सब्सटेंस हो। ये चीज़ मैं आपको लास्ट टाइम पर पढ़ा चुका हूँ। लेकिन वाटर में क्या होता है एक्चुअली, अगर वाटर को 0 से 4 डिग्री तक अगर गर्म किया जाता है तो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ होती है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि जो इसका जो प्रॉपर क्वेश्चन बनता है ये है कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि आखिर जो आइस है वो वाटर में फ्लोट क्यों होती है, जो आइस है वो वाटर में फ्लोट क्यों होती है। और सही बात है, अजीब लगता है ना कि जो आइस होती है वो पानी में तैरती है, बल्कि आइस तो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, और जो लिक्विड वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है वाटर का। तो फिर कायदे से जो आइस होनी चाहिए वो डूब जानी चाहिए पानी में। लेकिन हम हमेशा देखते हैं, चाहे अंटार्कटिका वगैरह के कोई भी सीन आता है या थंबनेल आप हमारा आज देखे होंगे तो उसमें कैसा आता है। तो नॉर्मली जो आइस जो होती है वो वाटर में, या अगर आप घर में भी अगर आप ट्रे लेते हैं और जो आपकी आइस क्यूब्स होती हैं, और अगर आप आइस क्यूब्स को पानी में डाल देते हैं तो जो आपकी आइस क्यूब होती है वो तैरती रहती पानी में, बशर्ते कि उसको क्या हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, इस मामले में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप 0 डिग्री नॉर्मली समझे तो 0 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, आइस होती है। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस होती है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस होगी, और इसके बाद अगर आप और हीट इसको देंगे, हीट अगर आप सप्लाई करते हैं तो आइस से ये क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करेंगे तो जैसे 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो जो वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो लगातार इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे ही 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ वाटर जाता है तो वाटर की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अब मैं ज़्यादा इंटरनल बात नहीं करूँगा, अभी आप 9th क्लास में हैं तो बस इतना ही समझिए। और उसका जो प्रॉब्लम, ये जो एनामोलस बिहेवियर है यानी नॉर्मल से जो हटके बिहेवियर है वो उसके इंटरनल बॉन्डिंग की वजह से है। जो मतलब जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जैसे जुड़े रहते हैं, अलग अलग H2O मॉलिक्यूल्स, तो उसमें बॉन्ड टूटते हैं और जब हीट हम करते हैं तो बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन जब बॉन्ड टूटते हैं तो जो नए बॉन्ड बनते हैं वो उससे भी स्ट्रांग होते हैं। जो नए बॉन्ड बनते हैं वो उससे भी स्ट्रांग होते हैं। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, वाटर की जो डेंसिटी होनी चाहिए वो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 2 3 4 की तरफ जाते हैं तो लगातार डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पानी के साथ क्या होता है कि डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है?
इंक्रीज होती है यानी बढ़ती जाती है। तो जब वाटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो 0 से लेके 4 तक डेंसिटी बढ़ी थी, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी क्या थी, 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी, यहाँ पे जो भी डेंसिटी रही होगी, तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर लेते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर की, और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए अच्छा, ये 4 के बाद जैसे आप टेम्परेचर देना इंक्रीज मतलब कंटिन्यू रखते हैं और 5, 6, 7 आगे की ओर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। लेकिन 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक की अगर हम बात करें तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लगातार क्या होती रहती है, इंक्रीज होती है rather than decreasing. That is why ice floats on the water because the density of ice is less than the density of water of 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जहाँ पर बर्फ वगैरह होगी तो वहाँ पर आप नॉर्मली देखें कि जो पानी होगा वहाँ पर वो भी 0 से 4 के आसपास का ही होता है, ठंडा पानी होता है, तो उसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा, और जो आइस होती है उसकी डेंसिटी होती है कम। इसलिए जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर क्या होती रहती है, फ्लोट होती रहती है, डूबती नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर जाने चाहिए, लेकिन इसके तुरंत बाद ही दूसरे बॉन्ड बन जाते हैं जो पहले वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और वो स्ट्रॉन्गर होने की वजह से पार्टिकल्स और नज़दीक आ जाते हैं कंपैरेटिवली। तो इसलिए क्या हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है rather than decreasing। आई बात समझ में? सो दैट इज वाई द आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ टेम्परेचर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं बेटा। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एमपी लिख दिया है मैंने, आप बड़ा लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्ट करने लगता है अपना फेस, उसको उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जब सब्सटेंस अपना फेस चेंज कर रहा होता है तो उस समय उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि वो फिक्स टेम्परेचर पे अपना फेस चेंज करेगा, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या फिर लिक्विड से क्या बन रहा हो, गैस बन रहा हो। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट या फिर लिक्विड टू सॉलिड, टेम्परेचर वही होगा, तो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। आई बात समझ में? या मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर सॉलिड टू लिक्विड बन रहा है, सॉलिड टू क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अच्छा, लिक्विड टू सॉलिड बन रहा है तो इसको बोलने को हम बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, बोलने को हम इसे सॉलिडिफिकेशन पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम टेम्परेचर पे होगा, बस फेस। तो अगर लैटेंट हीट आप उससे कंज्यूम करो, निकाल लो, लैटेंट हीट निकाल लोगे तो एनर्जी आप कम कर रहे हो, यानी कि सॉलिड से क्या बन रहा होगा, लिक्विड बन रहा होगा। अगर आप लैटेंट हीट उसको देते हो, क्या करते हो, देते हो, यानी उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो क्या बन रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिफिकेशन पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगला जो आता है हमारा वो आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, the temperature at which any substance starts converting its state from लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है तो उस टेम्परेचर को हम उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस भी टेम्परेचर पर, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 होता है। ऐसे हर सब्सटेंस का अपना अपना फिक्स होता है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बॉइलिंग की, अगर बॉइलिंग की बात करें तो वो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हर सब्सटेंस का अपना जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जब कोई लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उस टेम्परेचर को हम
हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये बात की गई हमने, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो गया। अब एक बात समझते हैं कि बॉइलिंग होती क्या है, बॉइलिंग चीज क्या है। तो बेटा बॉइलिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जैसे कोई सब्सटेंस है, मान लो इस बीकर के अंदर मैंने कुछ भर दिया जो भी है, या पानी ही ले लेते हैं एग्जांपल, पानी भर दिया मैंने इसके अंदर, वाटर H2O। जब मैंने और इसको मैंने फिर हीट करना स्टार्ट किया, क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो एक टाइम आएगा कि इसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी ना, यानी कि वेपर प्रेशर, क्या, वेपर प्रेशर। कई बार जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है वो ये भी आती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखा रहता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। कि ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस है, जो भी आपने ले रखा है, पानी हो या तेल हो या दूध हो, जो भी हो, तो उसका जो सरफेस का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट दे देते हैं। चाहे आप वेपर प्रेशर के टर्म से बोलें और चाहे आप फेस चेंज के टर्म्स में बोलें, बात एक ही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो उसके पहले आपको बॉइलिंग समझनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल हो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। कहने का मतलब क्या है कि जो जैसे मान लो पानी था, तो इसके पार्टिकल अपनी सरफेस को छोड़ के हवा में मिक्स होने लगे, तभी तो आप बोलेंगे कि वो गैसियस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो गैसियस फॉर्म में बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो ऊपर के सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, ये अपनी सरफेस छोड़ के, अपनी सरफेस को छोड़ के ये लीव करना स्टार्ट कर दें। तो बेटा ये लीव करना कब स्टार्ट करेंगे, जब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो जरा सी एनर्जी मिलेगी तो खट से अपनी सरफेस छोड़ के क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यही कहलाता है वेपर प्रेशर। तो नीचे से जो पार्टिकल, जो ऊपर की जो फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं किसी मटीरियल का। अच्छा, ऊपर से हम सबको पता है कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है तो वो ऊपर से हमारे ऊपर दबाव लगाता है, सबको पता है 1 atm का, कितने एटीएम का, 1 atm का, या पास्कल में बोले तो 10⁵ पास्कल का। तो 10⁵ पास्कल का ऊपर से हर पार्टिकल को दबाव महसूस हो रहा, तो अगर नीचे से भी 10⁵ पास्कल का जो वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो उतना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अब जरा सी एनर्जी ऊपर की ओर हुई तो ये पार्टिकल अपनी सरफेस छोड़ के क्या कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग। और इस समय जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तक हम ये समझ गए हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये बात हम समझ चुके हैं कि और ये टेम्परेचर हमेशा सबका क्या होगा, फिक्स होगा। ये बात समझ में आ गई। अब अगला जो मुद्दा आता है, यानी कि अगर वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी सब्सटेंस है जिसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर तक आपको गर्म, कोई ऑयल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है कि आपको 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही 80 पे पहुंचेगा इसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा और वो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। अब बात करें अगर इवेपोरेशन की, किसकी बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इवेपोरेशन, बहुत आराम से अच्छे से समझिएगा। तो अब मैं जो अभी मैंने बोला है उसी बात को मैं बोल दूंगा, ऐसा नहीं होता है तो फिर आप बोलोगे लो अब आप क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसा ही होता है। आइए देखिए, अब देखो क्या होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है समझना बहुत अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवेपोरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। क्या, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी सब्सटेंस का
अगर किसी सब्सटेंस का फेस चेंज हो रहा है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, किसमें? लिक्विड से गैसियस फॉर्म में फेस चेंज हो रहा है, वो भी विदाउट रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही फेस चेंज अगर किसी सब्सटेंस का होना शुरू हो जाता है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर हम सबको, मैंने 3 दिन से आपको पढ़ा रहा हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वाटर जो है वो 96 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, 80 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर उसको बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब पहले इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कैसे क्या हो रहा है। देखिए, जैसे कि अब हम इतना सब पानी का एग्जांपल ज़्यादा हमारे आसपास रहता है, इसलिए हम समझते रहते हैं, तो इसलिए पानी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। कि जैसे अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि हमारी बारिश जो होती है वो कैसे होती है। बारिश जो होती है वो कैसे होती है? तो ओशियन का पानी पहले इवेपोरेट मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्टीम में, और धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ता रहता है, ऊपर जाके बादलों के फॉर्म में जम जाता है, कंडेंस हो जाता है और फिर नीचे गिर के आ जाता है। या आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे अगर आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो मान लीजिए आपने, अगर स्टूडेंट हो, मान लो हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो ज़्यादा बात समझ में आएगी, मम्मी लोग तो ऐसी गंदगी नहीं करती हैं कि जैसे आपने खाना खा के थाली आपने ऐसे ही छोड़ दी, उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ, तो अगर आप 10 दिन बाद लौट के आओगे तो उस थाली में आपको पानी नहीं मिलेगा, वो पूरा पानी सूख जाएगा, ठीक है। या आप कोई, या नॉर्मली अगर हम देखें, ये सब छोड़ दें, आप कपड़े सुखाते हो पर डे, आप जाते हो तो आप उसको कपड़े को धूप में डाल देते हो तब भी सूख जाता है, कई बार धूप में नहीं डालते हो, छाया में डालते हो तब भी तो सूख जाता है ना। भले ही आराम 2 दिन, 1 दिन की जगह 2 दिन लग जाता है, लेकिन कपड़ा तो सूख जाता है। तो क्या, यानी कि आपका जो पानी था कपड़े के अंदर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ गया, तो क्या आपने अपने कपड़े को क्या जलाया था आग में या उबाला था उसको? नहीं किया था, है ना। या समुद्र से जो पानी इवेपोरेट होके जाता है आसमान में, फिर बारिश होती है, क्या समुद्र को कभी खौलते हुए देखा है क्या? समुद्र का पानी कभी, ओशियन का पानी कभी बॉयल तो नहीं करता, या नदियों का पानी कभी बॉयल तो नहीं करता कि हाँ भैया देखो इवेपोरेशन हो रहा है, अभी पानी ये जा रहा है, इसके बाद बरसेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस तक कभी पानी का टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं समुद्र में, ओशियन में, हमारे कपड़ों में, तो फिर ये पानी निकल कैसे गया इससे? तो वहाँ पर एक्चुअली बॉइलिंग नहीं होती है, लेकिन होता क्या है? इवेपोरेशन होता है। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है? सब्सटेंस अपनी जो फेस है उसको चेंज कर देता है विदाउट रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब बोलोगे ऐसा कैसे होता है, ये बताइए। तो आइए देखिए कैसे होता है। होता क्या है, जैसे मान लो इस बीकर में कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स हो गए जो सबसे ऊपरी लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर एटमॉस्फेयर के प्रति एक्सपोज है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये भागना तो चाहते हैं, भागना तो दुनिया चाहती है ना। तो ये भी भागना ही चाहते हैं, टेंडेंसी भागने की है। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से एनर्जी कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? जो बाहर की ओर है, कुछ एनर्जी नीचे लिक्विड से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और इतनी एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं कि ये सरफेस को छोड़ के क्या कर सकें? भाग सकें। क्या कर सकें? भाग सकें। तो जो जस्ट ऊपर वाली, नीचे वाले का कुछ नहीं हो सकता, नीचे वाले का कुछ नहीं होगा। जस्ट ऊपर जो सबसे बाहर जो पानी की लेयर है जो एक्सपोज है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी लेती है, कुछ एनर्जी अंदर जो वाटर, जो लिक्विड भरा हुआ खुद से ही, उससे एनर्जी लेते हैं। और जैसे उनको इतनी एनर्जी मिली कि वो सरफेस को छोड़ सकें, तो धीरज से तुरंत ये सरफेस छोड़ के क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं और अपने मटेरियल का सरफेस जो है छोड़ देते हैं। यानी कि क्या हो गया? लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए।
आई बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, यानी कि द चेंज ऑफ फेस ऑफ एनी लिक्विड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बोले बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो जब भी कभी किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज हो जाए लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? फिर तो हम बॉइलिंग ही बोलेंगे। आ गई बात समझ में? नहीं आई? ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इवेपोरेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसको आसपास से एनर्जी लेनी पड़ रही है और धीरे धीरे एनर्जी मिलेगी, और तब जाके कहीं एकदम से कोई एनर्जी तो इसको दे नहीं रहा, तो धीरे से एनर्जी जब इसको मिल जाएगी तब ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल अपनी सरफेस को क्या करते जाएंगे? छोड़ते जाएंगे, और धीरे धीरे जो लिक्विड होगा वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम पेट्रोल की बात करें। आप पेट्रोल को हमेशा अगर कभी कलेक्ट करते हो तो हमेशा उसको बंद जगह पे रखते हो, कभी खुला नहीं रखते हो, क्योंकि पेट्रोल का एक तो बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत कम है, तो वैसे ही बहुत कम, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसका इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके पार्टिकल के पास काफ़ी एनर्जी होती है, वो एटमॉस्फेयर से थोड़ी एनर्जी लेते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। पेट्रोल आप बोतल में रखते हो तो खौलता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो उड़ जाता है धीरे धीरे। कैसे उड़ जाता है? बोलते ना उड़ गया, तो कैसे उड़ गया? वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। एक्चुअली क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। आई बात समझ में? तो कोई भी सब्सटेंस अगर टेम्परेचर कम हो उसका बॉइलिंग पॉइंट से और उस पर ही फेस चेंज कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन के कई कॉजेज हैं कि इवेपोरेशन क्यों होता है, तो आइए देखिए कौन कौन सी चीज़ें इवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो आइए ये देखिए कि इवेपोरेशन को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। क्या इवेपोरेशन को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, यानी कि कैसे कैसे इवेपोरेशन, किन सिचुएशंस में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और किन सिचुएशंस में इवेपोरेशन कम होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है, जो सबसे पहला मुद्दा आता है, दैट इज इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। क्या आता है? इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, क्या सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप समझिए कैसे? देखिए, जैसे आपने एक ग्लास में पानी भर दिया और आपने एक थाली में पानी भर दिया, तो अगर आप देखें ना, तो अगर सेम टाइम में देखें, किस में देखें? सेम टाइम में देखें कि जितनी देर में इधर मान लो 1 घंटे के लिए रख दिया, कितने घंटे के लिए रख दिया? 1 आवर के लिए रख दिया। तो 1 आवर के लिए रख दिया तो क्या होता है? तो 1 आवर के लिए अगर आपने रखा ना बेटा, तो इसमें ग्लास में इवेपोरेशन कम होगा, इसका पानी कम उड़ेगा या कम इवेपोरेट होगा, और इसका पानी ज़्यादा उड़ जाएगा, ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप देखें इस ग्लास को, तो इसके सिर्फ इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज्ड हैं, और अगर मैं इसके पार्टिकल्स की बात करूं तो इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे जो हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या हैं? एक्सपोज्ड हैं। तो इसके जो हैं इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतने ही पार्टिकल जो हैं वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इसके सिर्फ इतने ही पार्टिकल्स एनर्जी ले सकते हैं। जब एक बार ये चले जाएंगे तो इसके बाद फिर नीचे वालों का नंबर आएगा। तो इसमें एक साथ इतने पार्टिकल उड़ जाएंगे और इसमें एक साथ इतने पार्टिकल उड़ेंगे। तो जैसे आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आपने सरफेस एरिया डिक्रीज कर दिया तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आप एक बोतल का ढक्कन खोल दीजिए और बोतल में पेट्रोल छोड़ दीजिए तो उसमें पेट्रोल कम उड़ेगा। अगर आप एक थाली में भर के पेट्रोल छोड़ दीजिए तो वो ज़्यादा उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सरफेस एरिया हो गई वो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। आप ऐसे समझें कि जब हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले जब कपड़े धुले जाते हैं तो वो तो काफ़ी घुमा दिए जाते हैं, मार पानी वानी निचोड़ दिया जाता है उसका, तो बिल्कुल आपस में वो एक प्रकार से जॉइंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बहुत कम होता है ना। लेकिन जब हम उसको कपड़े को डोरी में डालते हैं तो हम मैक्सिमम उसको खोलते हैं पूरा जितना खुल सकता है,
और इसके बाद फैलाते हैं डोरी पे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा कपड़ा जब खुला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस ऑफ जो क्लॉथ होगी वो एटमॉस्फेयर में क्या होगी, एक्सपोज्ड होगी, तो इवेपोरेशन भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप एक कम फैला हुए कपड़े को ऐसे ही बस धुला और ऐसे ही डाल दिया डोरी पे और एक को अच्छे से फैला दिया, तो फैला वाला जो कपड़ा होगा वो जल्दी सूखेगा और वो वाला कपड़ा शायद सूख ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो आप समझ गए होंगे आई होप कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज कर दिया जाए तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों हो जाएगा। अगला जो मुद्दा आता है ठीक है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की बात करें। किसकी बात करें? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की बात करें। तो अगर टेम्परेचर के इंक्रीज की हम बात करें तो ये बताइए, अगर आपने टेम्परेचर, मान लो एक ही कंटेनर था, मान लो 2 कंटेनर ले लेते हैं हम लोग। एक कंटेनर ये था जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर भरा था, एक कंटेनर ये था जिसमें 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर भरा था, दोनों में वाटर भरा हुआ है। तो ये बताइए इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा फास्ट होगा और इसमें जो इवेपोरेशन होगा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो 50 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी लेके रखा हुआ है, इसमें जो पार्टिकल है वो 90 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी लेके रखा हुआ है। इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो इसको और एनर्जी बाहर से लेनी पड़ेगी और इसको सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और ये तुरंत क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसको एनर्जी चाहिए ज़्यादा और इसको एनर्जी चाहिए कम। तो इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसको इवेपोरेट होने में उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्या होगा, उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज। जैसे अगर हम बात करें अपने गर्मियों में, अगर हम एसी की जगह कूलर की बात करें, किसकी बात करें, कूलर की बात करें, तो जब आप कूलर लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कूलर जो होता है, जितनी ज़्यादा धूप होती है जिस दिन, उतनी अच्छी कूलिंग करता है, और जिस दिन बादल बादल हो जाता है तो कूलर उतनी अच्छी वो कूलिंग नहीं करता है। वो कहते हैं कि अरे यार आज ह्यूमिडिटी बहुत हो गई तो उमस हो रही है ना, फिर कूलर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो कूलर भी काम करता है इवेपोरेशन की टेक्निक पे। किस पे काम करता है, इवेपोरेशन की टेक्निक पे। तो जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस दिन इवेपोरेशन, पानी जो आपने भरा हुआ है, घास में जो पानी जा रहा है उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इस वजह से आपको और ठंडी हवा देगा। क्यों कॉज करता है कूलिंग, वो भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। और टेम्परेचर जिस दिन कम होगा उस दिन कूलर उतनी अच्छी कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका इवेपोरेशन कम होगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करें ह्यूमिडिटी की। किसकी बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ह्यूमिडिटी चीज क्या है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि हवा में पानी भर जाना। क्या भर जाना, हवा में पानी भर जाना। अगर ह्यूमिडिटी का मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप कभी किसी ठंडे ग्लास में पानी भर दें, मतलब किसी ग्लास में ठंडा पानी भर दें, ठीक है, किसी ग्लास में ठंडा पानी भर दें, तो जैसे ही आप ग्लास में ठंडा पानी भरते हैं तो अगल बगल से ग्लास के चारों ओर बाहर से भी बहुत सारा पानी आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास लीक कर गया, पानी अंदर से बाहर निकल आया। अंदर का पानी तो बाहर नहीं आ सकता वरना ग्लास लीक कर जाएगा, तो बेकार मानेंगे, फेंक देंगे। तो ग्लास तो लीक करता नहीं है, तो ये बाहर पानी कहाँ से आ गया। तो बाहर पानी कहाँ से आया, हम सबको पता है कि ये पानी कहाँ से आता है, जो आसपास की जो एयर होती है उसका पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। कैसे इकट्ठा हो जाता है भाई, आसपास की हवा में हम देखते हैं, हमारे आसपास जो भी हवा है तो इसमें सब में अंदर पानी भरा हुआ है।
है ना, जो इंटर एटॉमिक स्पेस है उसमें पानी भरा होता है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो पानी जो पानी जो होता है वो गैस में, जो मतलब एयर है हमारी, उसके मॉलिक्यूल्स के जो इंटर एटॉमिक स्पेस है उसके अंदर जो वाटर कलेक्टेड होता है वही क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। हवा में पानी का कंटेंट जितना ज़्यादा हो जाएगा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, हवा में पानी का कंटेंट जितना कम हो जाएगा ह्यूमिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। जितना आप बरसात के सीजन में आप ग्लास में पानी भरेंगे, ग्लास के बाहर उतना ही पानी इकट्ठा होगा। आ रही बात समझ में? अगर आप सर्दियों में पानी डालते हैं ग्लास में तो उतना पानी आपके ग्लास के बाहर इकट्ठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय मौसम होता है ठंडा, तो ज़्यादातर पानी जो होता है वो ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, गैसियस फॉर्म में ज़्यादा रह नहीं पाता है, इवेपोरेशन उस समय स्लो रहता है ना। तो ये हो गया ह्यूमिडिटी। तो अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन को कैसे कॉज करेगा। तो एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, समझना, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। अब इसके ये मॉलिक्यूल्स होंगे आउटर सरफेस पे। अब इनको सबको जाना है बाहर। क्या जाना है? बाहर। तो ये बाहर जाएंगे कहाँ? बाहर ऊपर हवा है, क्या है? हवा है। अब हवा में ह्यूमिडिटी अगर है तो इसका मतलब हवा में पहले से ही पानी भरा हुआ है। अगर ह्यूमिडिटी है तो यानी कि इसके ऊपर जो हवा है उसके अंदर पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल छुपे हुए हैं, तो इनके जाने के लिए जगह कम होगी ना। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो यानी कि हवा में पानी बढ़ गया, तो हवा में पानी बढ़ गया तो हवा के अंदर जो स्पेस होगा वो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो इनको ऊपर जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ऊपर जहाँ जाना है इनको, वहाँ पे पहले से ही कोई क्या हुआ है? बैठा हुआ है। भाई खाली ट्रेन में घुसना आसान होता है और भरी ट्रेन में घुसना क्या होता है? कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? कि अंदर पहले से सबसे सेटल डाउन बैठे हैं, लाख तुम टिकट लेके बैठे रहो तब भी घुसने में दिक्कत होती ना। बिना टिकट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं आजकल, है ना। खैर, तो अगर अंदर ट्रेन में भीड़ है तो आपको घुसने में दिक्कत होगी, तो उसे खाली ट्रेन है तो ससरात के अंदर चले जाइए आप। तो वही हाल है कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो गई तो यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स को या लिक्विड जो भी है उसके मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर में जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई यानी वाटर कंटेंट इंक्रीज हो गया, यानी कि इवेपोरेशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब बिल्कुल ड्राई एयर है। कैसी एयर है? ड्राई एयर है, उसके अंदर पानी नाम का कुछ नहीं है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल गायब है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी कम है। तो जब ह्यूमिडिटी कम है तो इसीलिए आप देखते हैं कि बरसात के सीजन में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के सीजन में कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों देर से सूखते हैं? भाई हवा में पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, पहले से भरा पड़ा है, आपने कपड़ा फैला दिया, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कपड़े के अंदर भरे हुए हैं वो हवा में जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हवा में पहले से इतना पानी अवेलेबल है कि और जगह ही नहीं है, बहुत कम जगह। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जाते हैं। इसीलिए जो बरसात का सीजन होता है वहाँ पर कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करती है? स्लो डाउन कर देती है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन होती है। जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन होती है। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा, ह्यूमिडिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आई बात समझ में? ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बस वैसे वर्षाएं समझ लेना, मुझे लगता है एक दो बार में 2-3 बार उल्टा ही उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो जो भी है आई होप समझ गए होंगे, बहुत देर से समझा रहा हूं। अब जो अगला मुद्दा आता है वो हमारा आता है एयर के ब्लो का। किसका आता है? विंड स्पीड का। किसका आता है? विंड स्पीड का। समझिएगा, विंड स्पीड की बात करेंगे तो विंड स्पीड से क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर समझना बेटा। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, अब ये इवेपोरेट होना चाहता है। क्या होना चाहता है? इवेपोरेट होना चाहता है। हो गया इवेपोरेट पार्टिकल। तो यहाँ पे जो हवा होगी, किसी और कलर से कर लेते हैं,
यहाँ पे जो हवा होगी तो उस हवा के अंदर जो जगह होगी उसमें ये पार्टिकल जाके क्या हो जाएंगे, इंटर एटॉमिक स्पेस में फिल हो जाएंगे जाके, और ये पानी क्या हो गया या लिक्विड जो भी है वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर ये हवा यहाँ से कहीं और नहीं जाती है तो इस हवा में तो बहुत कम जगह, जो भी जगह होगी एक टाइम आएगा कि सारी जगह उसकी फुल हो जाएगी। तो अगर ये भरी हुई हवा आगे नहीं बढ़ेगी और पीछे से खाली हवा आगे नहीं आएगी तो इवेपोरेशन तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे इसके ऊपर जो आसपास जो मॉलिक्यूल होंगे, जो एयर होगी वो तो पूरी भर जाएगी पानी से, अब आगे जगह ही नहीं है तो अब आगे इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अगर लगातार हवा ब्लो करती रहे, क्या होती रहे, ब्लो करती रहे यानी चलती रहे, तो क्या होता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे हवा में, स्पेस को एक्वायर करेंगे, और जो हवा पानी से भर गई है, लिक्विड से भर गई है, वो आगे बढ़ जाएगी और पीछे से जो खाली एटॉमिक स्पेस लेके जो हवा आ रही है वो आ जाएगी और फिर से इवेपोरेशन हो जाएगा। तो हवा चलती रहेगी लगातार, तो मॉलिक्यूल्स को बहुत सारा खाली स्पेस लगातार मिलता रहेगा और इवेपोरेशन क्या कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन अगर हवा रुकी हुई है तो फिर इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे जो आसपास जो भी इसके सरफेस के पास की जो एयर है उसका एटॉमिक स्पेस क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इसका मतलब हवा जितनी तेज चलेगी, जिस दिन हवा तेज चलती है कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर एयर ब्लो हो रही है तो जो इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। अगर विंड स्पीड स्लो हो जाती है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। क्या, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, कि इवेपोरेशन जो होगा वो विंड स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि हवा ज़्यादा तेज़ी से ब्लो करेगी तो उतना ही ज़्यादा जगह में नई हवा मिलेगी उसको, जिसके खाली जगह वाली हवा मिलेगी मटेरियल को, लिक्विड को, तो इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा विंड स्पीड जो होगी। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो कॉज करते हैं इवेपोरेशन को। अच्छा, एक पॉइंट नहीं दिया एनसीईआरटी में, शायद एक और बात कर लेते हैं। हम प्रेशर की बात करें, किसकी बात करें, प्रेशर की। तो प्रेशर वाले एटमॉस्फेयर का एक्चुअली चेंज होता नहीं है, इसलिए बात नहीं की। तो अगर प्रेशर की हम बात कर भी ले तो देखिए, प्रेशर का मतलब होता है पार्टिकल को दबाना। तो पार्टिकल जितना ज़्यादा नीचे की ओर दबेगा तो उसके लिए अपने लिक्विड को छोड़ के, सरफेस को छोड़ के बाहर आना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना स्लो होगा, प्रेशर इतना कम होगा जितना इवेपोरेशन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो जो प्रेशर होगा वो भी इवेपोरेशन के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अपोजिट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारे ये कुछ रीजंस हो जाते हैं जो इवेपोरेशन को कॉज करते हैं। आई बात समझ में? कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए इवेपोरेशन घट जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए इवेपोरेशन घट जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाए इवेपोरेशन घट जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाए इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। विंड स्पीड की बात करें तो विंड का फ्लो जितना तेज होगा इवेपोरेशन भी उतना तेज होगा। विंड का फ्लो जो हो जाएगा स्लो हो जाएगा तो इवेपोरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी जितनी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, इवेपोरेशन उतना ही क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। आई होप ये सारे रीजन्स आपको समझ में आ गए होंगे जो कि इवेपोरेशन को किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इवेपोरेशन का एक और मेन मुद्दा पढ़ लेते हैं, क्या होता है, बस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है। क्या होती है, कूलिंग होती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग कॉज करता है। तो क्यों कॉज करता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन, जब भी इवेपोरेशन हो रहा होता है तो इवेपोरेशन चीज़ों को ठंडा कर देता है। तो पहले एग्जांपल समझो, जैसे कि कूलर की हवा हमको ठंडी लगती है, पंखे की क्यों नहीं लगती भाई, कूलर क्यों ठंडा कर देता है। या जब हमको पसीना आता है तब पंखे की हवा बड़ी ठंडी लगती है, पसीना अगर सूख जाए तो वही हवा आग की तरह लगती है। मटके में पानी ठंडा हो जाता है, उसमें कोई फ्रिज वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन मटके में फिर भी पानी ठंडा हो जाता है। या अगर कोई पानी की बोतल लें और उसके ऊपर अगर हम कोई बोरा वगैरह या एक कॉटन का क्लॉथ लपेट दें और उसको पानी भिगो दें, पानी से गीला कर दें उसको,
तो वहाँ पर भी कूलिंग हो जाती है, वो बोतल भी घड़े की तरह काम करने लगती है, तो वहाँ पर भी ठंडा हो जाता है पानी। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? तो इवेपोरेशन क्या करता है, चीज़ों को ठंडा कर देता है। इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग कॉज करता है, और कूलिंग कॉज करने की वजह से क्यों ऐसा होता है ये हमें पढ़ना है कि इवेपोरेशन आखिर कूलिंग कॉज करता क्यों है। तो आइए देखिए कैसे होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, लिक्विड कोई भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पानी ही हो, कोई भी लिक्विड ये भरा हुआ है। इसके पार्टिकल्स को जाना है बाहर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। तो याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जो पार्टिकल होते हैं आप इनको कोई बॉयल तो कर नहीं रहे हो कि इनको हीट मिल रही है बाहर आपके स्टोव के थ्रू या जो भी आपका सोर्स है उससे एनर्जी लेके ये उड़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं। ये क्या करते हैं, कुछ एनर्जी लेते हैं अंदर से और कुछ एनर्जी लेते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं और लिक्विड से एनर्जी लेते हैं। जैसे ही इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि ये सरफेस को छोड़ सके, ये छोड़ देते हैं। तो ये बताओ, जब ये लिक्विड से बार बार एनर्जी लेके निकल लेंगे तो इस लिक्विड जो अंदर जो लिक्विड बच रहा है तो उसकी एनर्जी लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी लेके तो ये मॉलिक्यूल भाग गया, तो इसकी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लेके तो इसके कुछ पार्टिकल भाग गए। तो इसीलिए इवेपोरेशन जो होता है वो क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। जैसे कि आपका मटका होता है आपका, तो आपने सुना होगा मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपने सुना होगा ना कि मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जिनसे पानी निकल के उड़ता रहता है। तो क्या होता है, मटके में जो पोर्स होते हैं तो उससे पानी जो होता है धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है। क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। पार्टिकल जो होते हैं वो मटके के पानी से कुछ एनर्जी ले लेते हैं अंदर से और कुछ बाहर हवा से, और वो उड़ जाते हैं। तो जब वो पार्टिकल अपने मटके का पानी ही होता है वो पानी निकल के बाहर जाता है, तो जो पानी अंदर बच जाता है उसकी एनर्जी को जो भागने वाले पार्टिकल हैं वो लेके भाग जाते हैं। तो मटके के अंदर की जो एनर्जी होती है लगातार वो डिक्रीज होती जाती है। इसलिए मटके में जो बचा हुआ पानी होता है लगातार क्या होता चला जाता है, ठंडा होता चला जाता है। कूलर की बात करें, आपके कूलर में आप पानी गिराते हो ना, खाली ऐसा नहीं होता कि टंकी में भर देते हैं, मोटर चलानी पड़ती है। जो घास होती है उसके ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है। घास क्यों लगाते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाए, पानी उसे फंसता है, रुकता है, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है उसके। तो कूलिंग कैसे होती है, देखिए भाई, आप हवा लेके आए, आपकी हवा आई, तो जब वो हवा, वो जो आपकी जो विंडो है जहाँ पे घास लगी हुई है उसके थ्रू जब पास होती है तो अब वो क्या होती है, उसमें पानी होता है, तो उस घास का जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो रहा होता है। तो जब आपकी हवा आती है उस हवा की वो एनर्जी निकाल के इवेपोरेट हो जाता है, उस हवा से एनर्जी लेके क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। और जो आप इसके बाद जो आगे हवा जाती है वो इस वजह से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि आई तो वो गर्म थी लेकिन बीच में पड़ गया पानी घास वाला, तो घास में जो पानी था उसने क्या किया, उस एयर से उसकी एनर्जी निकाल के इवेपोरेशन में यूज़ कर ली, और वो जो एयर आई थी वो कैसी हो गई, ठंडी हो गई। वो आगे आपको आके कैसी लगती है, ठंडी लगती है, अच्छी लगती है, लगता है हाँ भाई कूलर चल रहा है, अच्छा महसूस होता है। ये हो गया। या और हम बात करें तो अगर आप इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, और क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, पसीने कहाँ रह जाता है। जैसे जब पंखा चलाते हैं तो अगर पसीना हमको आया होता है तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, हवा ठंडी लगती है पंखे की हवा। अगर पसीना नहीं होता है तो वही हवा हमको गर्म लगती। क्यों? अगर पसीना होता है तो जो हवा चलती है जब, तो जो पसीना होता है तो पसीना भी इवेपोरेट होता है। हमारा बॉडी पसीना निकालती इसीलिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंटेन रहे, ठीक है, मेंटेन रहे। तो जो पसीना होता है, जो स्वेट होता है, वो हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है बाहर की गर्मी की वजह से, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को पसीना कंज्यूम कर लेता है। और पसीना जो होता है वो हवा चलती है तो और इवेपोरेशन अच्छे से होता है, और खुद क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो जो पसीना है वो इवेपोरेट हो जाता है तो अंदर बॉडी की एनर्जी को क्या कर लेता है,
कंज्यूम करके इवेपोरेट हो जाता है, तो बॉडी हो जाती है ठंडी और पसीना अपना गर्म होकर उड़ लेता है। आई बात समझ में? तो पसीने का हो जाता है इवेपोरेशन और हम हो जाते हैं ठंडे, इसीलिए हमारी बॉडी क्या निकालती है? पसीना निकालती है, स्वेट निकालती है, ताकि वो इवेपोरेट हो सके और हमको ठंडा महसूस हो। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं बात समझ में आई? तो इस वजह से जो पंखे की हवा होती है, जब हमको स्वेट होता है तो हमको ठंडी लगती है, अगर स्वेट नहीं होता है तो फिर हमको कैसी लगती है? गर्म लगती है। तो इस तरह से जो इवेपोरेशन होता है वो क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल जो हम लोग होगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके क्या बोलते हैं टेम्परेचर चेंज वाला आपको फॉर्मूला पढ़ा दूंगा, क्योंकि बाकी अब हमारा हो चुका है और कुछ भी इसमें रह नहीं गया। ये चैप्टर जो हमारा होता है कंप्लीट होता है। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज रह गई है, तो कल हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और खाली 1-2 न्यूमेरिकल है जो टेम्परेचर चेंज वाले, डिग्री सेल्सियस केल्विन वाले, तो उनको हम कर लेंगे। और इसके साथ ही आज के लिए इतना रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। यार बच्चों हेल्प करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। और बताओ मुझे कैसा पढ़ा रहा हूँ, तब मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। और आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।